कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में ग्राम बसहा और रक्षा से आए लोगों ने शमशान और नाले की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा निर्माण कर नाले को बंद किए जाने और शासन की जमीन पर कब्जा करने से संबंधित शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नाले की निकासी बंद किए जाने से जल भराव हो रहा था। कलेक्टर के निर्देश के बाद नाले में हो रहे पुल के निर्माण को तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी शासकीय जमीन कब्जा मुक्त नहीं हुई है, लिहाजा दोबारा शिकायत दी गई है। बसा ये एकता चौक विजयनगर से आगे एक गांव है, वहाँ के स्थायी निवासी हूँ। ईशान पटेरिया जी जो रक्षा फार्म हाउस के ऑनर हैं 223 एकड़ के, उन्होंने शासन की 7 मद की ज़मीन, इवन शमशान घाट, मुर्दा मवेशी, गोठान, रास्ता, पानी, नाला, इसमें ये कब्जा करके और 41 नंबर जो जेडीए के विकास प्राधिकरण का है, तो नाले के उस पार ये एक पुल का निर्माण कर रहे थे। कलेक्टर साहब ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि पुल से, उस नाले के ऊपर से किसी भी प्रकार के पुल की अनुमति कैबिनेट को भी नहीं है, वो निर्माण नहीं हो सकता है। मौके पे आप जाएं और उसको नाप जोख करके विधिवत तरीके से 11 एकड़ ज़मीन जो शासन की है उसको चिन्हित करें और अगले मंगलवार को पुनः आने के लिए साहब ने निर्देशित किया। आज जो जन सुनवाई में जो आवेदन आए हैं वो ज़्यादातर अवैध कॉलोनी को लेकर, अवैध कॉलोनी के निर्माण से संबंधित ज़्यादा आवेदन पत्र आए हैं। वो संबंधी एसडीएम को कार्रवाई के लिए लिखा है कि वो कार्रवाई कर जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन जो आए हैं वो सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनी से संबंधित आवेदन आए हैं। जन सुनवाई में आए जन स्वास्थ्य रक्षकों ने भी अपनी परेशानी बताई कि जो जन सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजना के अंतर्गत 52,000 नियुक्त हुए थे, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुआ और 24 साल से जन सुरक्षकों को आज तक कोई वेतनमान नहीं मिला। जन सुरक्षकों ने सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भरपूर भ्रष्टाचार प्रयास किया, चाहे टीवी कार्यक्रम हो, चाहे डांस कार्यक्रम हो, चाहे कोरोना में 3 साल लगातार लोगों ने सेवाएं दी, लेकिन आज तक किसी को कोई मानदेय कुछ नहीं दिया। 24 साल से देखो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत में सरपंच को पैसा मिल रहा, वेतनमान बढ़ गया, सचिव का वेतनमान बढ़ गया, भरपूर पैसा आ रहा है, लेकिन जन सुरक्षा जो ग्रामीण नागरिकों को सेवा देते हैं, इनको 24 साल में आज तक ना तो सरकार ने मुख्य धारा से जुड़ा, न इनके लिए कोई कार्य योजना बनाई। 24 सालों से जो सरकार का प्रशिक्षण था उसमें एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के साथ होम्योपैथिक, मतलब तीनों पैथिक से इन्होंने प्रशिक्षण दिया था, लेकिन अब क्या है, इसका ना जाने क्यों विरोध हो रहा है, जिसको इस योजना को दबाने के लिए आज जो 24 साल से ये हमारे सभी चिकित्सक यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो इसको बंद करने की जो साजिश की जा रही है। बताओ 24 साल से इनकी रोजी रोटी, हम ये चाहते हैं कि हमारी रोजी रोटी उसी से चल रही है और शासन का आदेश है भोपाल संयुक्त स्वास्थ्य संचालनालय का, तो उस आदेश को कौन पलीता लगा रहा है, उस आदेश की अवहेलना क्यों हो रही है। जन सुनवाई में 180 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण से संबंधित रहीं। जनता को ठगने वाले ठग अब साधु संतों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना कटंगी थाना के अंतर्गत 14 मील ग्राम बेलखाड़ू से सामने आई है, जहां एक आश्रम के सन्यासी संचालक सच्चिदानंद स्वामी को आश्रम के पास के पौड़ी ग्राम में रहने वाले एक व्यक्ति ने सोने का कर दिखाकर लालच दिया और उनसे 2 लाख रुपए लेते हुए उन्हें सोने की जगह पीतल का बिस्कुट थमा दिया। पीड़ित संत का आरोप है कि भगवान के छत्र और आभूषण बनाने के नाम पर उससे यह ठगी की गई। संत ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जन सुनवाई में मामले की शिकायत की है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है। आश्रम के समीपस्थ ग्राम पौड़ी में रहने वाले सुरेश पटेल के द्वारा सोने का कण दिखाकर पीतल की बिस्कुट 2 लाख रुपया में इस तरीके की ठगी किया और यह विश्वास के द्वारा इसने इस तरीके की ठगी किया है। आश्रम में रहते हुए मेरे माता पिता नहीं हैं, तो मैं आश्रम में रहता हूं, तो जगत भगत ही का विश्वास करके रहता हूं भक्तों का, और इस विश्वास के साथ उसने ठगी किया और 2 लाख रुपया हमारे से ठग लिया। भगवान के सोने छत्र मुकुट इत्यादि निर्माण के लिए उसने कहा, आपसी आदमी था इसलिए उसने कहा कि दादाजी सब आपसी का है भगवान के, इसलिए हमने कहा ठीक है सोने छत्र मुकुट इत्यादि बन जाएंगे, और मैं सन्यासी हूँ, कोई लड़के बच्चे तो मुझे ऐसे पालने नहीं थे, उस पैसे से मैंने दे दिया कि ठीक है भगवान का कार्य हो जाएगा। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने कटंगी थाना प्रभारी को इस शिकायत की गंभीरता से जांच करने का निर्देश दिया है। थाना कटंगी क्षेत्र के वो पुजारी थे, उनका कहना है कि सोने का कोई छत्र के नाम से किसी व्यक्ति के द्वारा, सुरेश पटेल नाम के व्यक्ति के द्वारा पीतल का कोई चीज़ उसको पकड़ा दी गई है। तत्काल मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है
और इसमें जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई में करीब 80 प्रकरण आए, जिसमें मारपीट संबंधी, धोखाधड़ी संबंधी, जमीन विवाद संबंधी, पारिवारिक विवाद संबंधी और साइबर फ्रॉड के प्रकरण सामने आए। सभी शिकायतों को संबंधित थाना प्रभारियों को, राजपत्रित अधिकारियों को भेज दी गई है और 7 दिवस के भीतर इसका निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई सुनवाई में लगभग 80 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें धोखाधड़ी के अलावा मारपीट, घरेलू विवाद, संपत्ति विवाद की शिकायतें भी शामिल थीं। इन शिकायतों का 1 सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस सप्ताह कुल 26 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित रहीं। वार्ड क्रमांक 74 ओमकार नगर से आए लोगों ने बताया कि पिछले 6-7 वर्षों से उनके द्वारा नगर निगम का टैक्स लगातार जमा किया जा रहा है। उसके बावजूद क्षेत्रवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वार्ड में सड़क, नाली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, लेकिन अधिकारी शिकायत सुनने तैयार नहीं है। हम लोग वार्ड क्रमांक 74 जोन नंबर 15 ओमकार नगर से आए हुए हैं। जब से नगर निगम में हमारा नगर आया है, तब से नगर निगम को विधिवत पूरा टैक्स अदा कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही। यहाँ तक कि वहाँ पर बिजली व्यवस्था इस प्रकार से चरमराई हुई है कि वहाँ करंट से गाय और भैंस खेत में करंट फैलने से मर गई थी। और रोड की वो हालत है कि वहाँ बस्ती में जब से सीवर लाइन वाले वहाँ खोद के गए हैं, तो चलने लायक रोड नहीं रह गई है। वहाँ निकलना भी दूभर हो गया है, ना ऑटो आ पा रहे हैं और ना ही स्कूल जाने वाले बच्चे वहाँ मेन रोड तक जा पा रहे हैं। अभी उपायुक्त साहब मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अतिशीघ्र उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार मदन महल प्रेम नगर के पास से एक व्यक्ति ने बताया कि जल विभाग के अधिकारी शिकायत नहीं सुन रहे हैं। नलों में पानी नहीं आ रहा है, पेयजल की आपूर्ति बदहाल है। वहीं गढ़ा से आए बुजुर्ग ने सार्वजनिक कुएं पर अतिक्रमण की शिकायत की और मोहनिया पर्यटन से आए लोगों ने कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत की। मैं दिलीप राव प्रेम नगर गुलाटी पेट्रोल पंप के सामने से आया हूं आज जन सुनवाई के लिए अपनी शिकायत लेके। 3 महीने से पीने के पानी नहीं आ रहा, बहुत बारीक धार आ रही है, जिसकी शिकायत कर चुका हूं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज यहां आया हूं। अभी हम समझ रहे थे कि गर्मी के कारण पानी नहीं आ रहा होगा, लोग मोटर लगा के खींच रहे होंगे, लेकिन अब बरसात भी आ गई फिर भी नहीं आ रहा पानी। गढ़ा से आया हूँ। शकुन कोष्टा के द्वारा सार्वजनिक कुआं के ऊपर भवन निर्माण का काम किया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में मैंने नगर निगम में सबको आवेदन दे चुका हूँ। 15/6/2023 का आवेदन है, उसमें आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। जन सुनवाई में भी आज पेश किया हूँ पूरे दस्तावेज। टामाटोल कर रहे हैं, टरका रहे हैं उस बात को। हमारी कॉलोनी जो अथर इंफ्रा लिमिटेड के द्वारा जो डेवलप किया गया है, वो डेवलपमेंट के नाम पे 1,18,000 प्रति व्यक्ति से लिए हैं डेवलपमेंट के नाम पे, जबकि टोटल कॉलोनी में लगभग 500 प्लॉट है और ये कुल मिला के 4,75,00,000 रुपये डेवलपमेंट के नाम पे लेके आज स्विमिंग पूल के नाम पे गड्ढा है और क्लब हाउस के नाम पे कुछ नहीं है। जर्जर सड़क है और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दिए हैं। तो इस धोखाधड़ी को हम लोग उजागर करने के लिए पहले भी महायुक्त और महापौर को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं और फिर से हम उनको ये जन सुनवाई में हम आए हैं और इसके जो है इसका फिर से जांच कराने के लिए हम उनको निवेदन किए हैं। सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए नगर निगम के अधीक्षण यंत्री अजय शर्मा ने आवेदकों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जिला प्रशासन द्वारा 11 निजी स्कूलों का शुल्क निर्धारण किए जाने के बाद भी इनमें से कुछ स्कूल प्रबंधन फीस भी कम नहीं कर रहे हैं और अभिभावकों से लेट फीस भी वसूली जा रही है एवं इसका कारण पूछने पर पेरेंट्स के साथ अभद्रता की जा रही है। ये आरोप लगाते हुए अभिभावकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है। अभिभावकों का कहना है कि गौर स्थित सेंट लॉयसिस और विजयनगर स्थित स्टैम्पफील्ड स्कूल में निर्धारित फीस से ज्यादा राशि ली जा रही है। साथ ही लेट फीस के नाम पर भी 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से लिए जा रहे हैं। वहीं जब स्कूल प्रबंधन से बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि अभिभावकों की वजह से उनको जेल जाना पड़ा है और उनका एवं उनके बच्चों का नाम अलग से नोट कर लिया जाता है ताकि बच्चों और पेरेंट्स को परेशान किया जा सके। पीटीएम में स्कूल गए तो उनने ये कहा कि हम आपको बिना फीस का रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। फिर हम लोग प्रिंसिपल मैम से मिलने के लिए बोले, पहले तो वो लोग मना कर रहे थे मिलने से, फिर जैसे तैसे मिलने दिया तो मोबाइल बाहर रखवाया पहले। उसके बाद प्रिंसिपल रूम में हम लोग गए तो वो
बिल्कुल फीस कम करने को तो तैयार नहीं है। बोल रही थी हम न्यू स्ट्रक्चर से ही फीस लेंगे और आपको रिजल्ट नहीं दिखाया जाएगा जब तक आप फीस पे नहीं करेंगे। फिर हमने बोला कि आप फीस ले लीजिए फर्स्ट क्वार्टर की, उसके बाद हमें रिजल्ट दिखाइए। तो वो नहीं, लेट फीस तो लगेगी ही, और पर हेड वो 300 पर मंथ लेट फीस ले रही हैं। हाँ, वो ये बोल रही हैं कि हम आपकी वजह से ही तो जेल गए थे। बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। वो बच्चों के नाम लिख रही थी कि उनके पेरेंट्स प्रिंसिपल रूम में गए हैं डायरी में। फिर उसके बाद कल वो एक लड़की से पूछ रही थी कि आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, लिख रही थी उसको वहाँ की। एकता मार्केट गौर सेंट्रल ऑफिसर्स कॉलेज से हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। कलेक्टर साहब को लिखित में आवेदन भी दिया है, 2 बार दे चुके हैं, तीसरी बार फिर आए हम लोग कि हम मांग कर रहे हैं कि जो आपने आदेश दिए हैं उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए। नहीं कर रहे हैं तो समस्या है, लेट फीस लगना और बच्चों को टारगेट करना, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई। कुछ स्कूल में हो गई हैं, कुछ में नहीं हुई हैं, तो वो भी धीरे धीरे चालू हो जाएंगी। मगर समस्या है तो अभी भी है, फीस कम नहीं हुई है। प्रशासन के जो आदेश हैं कोई भी मान नहीं रहा है। निवेदन करेंगे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कि हमारे एक अभिभावक कैसे पैसा कमाता है, उसके डेली के खर्चे बढ़े हुए हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। मगर यदि वो इस तरीके से एक छोटा परिवार अच्छी शिक्षा देना चाहे तो महंगी शिक्षा कैसे मिल पाएगी। जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया है कि फीस वृद्धि को कम किया जाए, उसी के विषय में हम सेंट्रल ऑफिसर्स गौर स्कूल गए, जो कि मेन ब्रांच की शाखा है। वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और हमसे कहा जाता है कि हमने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, आप वहाँ जाइए, जो भी जवाब चाहिए आप जिला प्रशासन एवं DO ऑफिस से लीजिए, हमारे पास आपके पास के लिए कोई जवाब नहीं है। इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि हम अभिभावक ना होके एक बाहर से आए हुए लोग हैं। स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ती है। PTM हुआ, उन्होंने बिना फीस दिए रिज़ल्ट दिखाने से मना कर दिया। जब हम लोगों ने अनुरोध किया कि हमें प्रिंसिपल मैडम से मिलना है तो पहले तो मिलने नहीं दिया गया, रोका गया। जब फाइनली हम लोग एंटर हुए तो मैडम का व्यवहार बहुत ही रूड था, बहुत गलत तरीके से उन्होंने बातें करी। जो हमने बताया कि जो मापदंड सरकार ने निर्धारित किए हैं आप उनके हिसाब से फ़ीस लीजिए, तो बिल्कुल मानने से मुकर गई। उन्होंने कहा आपकी वजह से मैं जेल गई हूँ और हम लोग तो इतनी ही फ़ीस लेंगे, हम लोग लेट फ़ीस भी लेंगे। उसके बाद हमारे बच्चों के नाम नोट किए गए। कल मेरी बच्ची के क्लास में एक उन्हीं में से कोई मैडम है, मंजू मैडम शायद, वो पहुंचकर उसे CCTV फुटेज दिखाकर उससे मेरा नाम और मेरा नंबर वगैरह पूछ रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो मेरे समझ में आ रहा है, स्टैमफील्ड स्कूल पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे आमादा है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी का भी कहना है कि अभिभावकों से अभद्रता करना गलत है। वहीं फीस कम नहीं करने की बात पर उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के द्वारा हाई कोर्ट और राज्य स्तरीय समिति में अपील की गई है। हमने स्कूल को आदेश दे दिए हैं। 11 स्कूलों पर जिन पर कार्रवाई हुई थी उनकी शुल्क भी निर्धारित हो गई है और आदेश भी सबको तामील करा दिया गया है। हम अभी स्कूलों से पता भी कर रहे हैं, बहुत से स्कूलों ने अभी निर्धारित शुल्क के हिसाब से शुल्क नहीं ले रहे हैं। इसके लिए हम उनसे बात भी कर रहे हैं और उनसे लिखित में ले रहे हैं। स्टैमफील्ड स्कूल के बारे में आज हमें आपके सामने ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं। स्टैमफील्ड स्कूल से अभी बात कराई गई जांच अधिकारी के माध्यम से, तो उन्होंने ये बताया है कि हम अपील में गए हैं और हाई कोर्ट में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील लगाई है उनने, और हाई कोर्ट में भी उनने केस लगाया हुआ है। तो हमने बोला है कि वैसा वो एक आवेदन दे दें, उसके हिसाब से बात फिर हम कलेक्टर साहब से मिल के जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। बच्चों को टारगेट भी करने की यहाँ हाँ, ये बात भी आई है, पर ये पूर्णतः गलत है। किसी भी बच्चे को किसी भी स्थिति में टारगेट किया जाना उचित नहीं है, और अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो उस बात के लिए मतलब दंड का भागी होगा। अभिभावकों ने इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर दीपक सक्सेना ने किसानों से बात। वही विषय मैं उठाना चाहता हूँ कि नहरों की मरम्मत के लिए क्या प्रयास किए गए। क्या हम लोगों को, ये बेलखेड़ी सबमार्डर वालों को नहर का पानी मिल पाएगा, किसानों को नहीं मिल पाएगा, ये बताने की कृपा करें। इसमें नहरों की भी बात हुई। नहरों की जो व्यवस्था है इतनी ज़्यादा अस्त व्यस्त है,
वहाँ मरम्मत हुई नहीं तो उसका पैसा निकल गया। ये किसानों ने प्रूफ रखा, जबकि उन्होंने पहले बोला कि यहाँ पर मरम्मत हो गई है और साफ़ सफाई होगी, जबकि साफ़ सफाई नहीं हुई, करोड़ों रुपये इसमें निकल रहा है। मूंग के संबंध में बात हुई, मूंग की खरीदी के संबंध में बात हुई, तो जो फिल्टर प्लांट लगे हैं, गवर्नमेंट के फिल्टर हैं कृषि जबलपुर कृषि मंडी में, वो 1 करोड़ कुछ का है, लेकिन उसमें कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर भी किसानों ने बात रखी। फिर धान के संबंध में भी बात हुई, कभी धान का समय आने वाला है तो उसमें भी ये होना चाहिए। और बगैर पैसे लिए तो ट्रांसफार्मर बदलते ही नहीं है, और वहाँ से खुद पैसा ले लेके 2-2 किलोमीटर तक ये लाइन ले जा रहे हैं। नामांतरण नहीं हो रहा है, किसानों से बगैर पैसा लिए नामांतरण नहीं हो रहा, पटवारी नहीं कर रहे। जैसे एक समस्या कृषि विभाग का हूँ मैं, तो कृषि विभाग की उर्वरक की समस्या आई थी। तो जैसे हमारे 67 समितियां हैं ज़िले में, पर समितियां डिफ़ाल्टर हैं। जबलपुर और कटनी ज़िले की ऐसी समितियां हैं जो बैंक में पैसा टाइमली जमा नहीं कर पाती हैं, तो डबल लॉक केंद्रों से ही नगद किसानों को उर्वरक वितरण होता है। तो ये एक समस्या है, तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि इसके लिए हम बैठ के अलग से हल करेंगे। तो दूसरा, हाँ, गेहूं की कुछ मुद्दे उठे थे कि गेहूं का कुछ भुगतान बाकी है, तो कलेक्टर साहब ने उसको भी बताया कि कुछ भुगतान बाकी है, उसकी भी जांच वगैरह करानी थी। कलेक्टर साहब ने वो जांच करा ली है और शीघ्र ही उसका भुगतान हो जाएगा। और अभी इस समय मूंग उपार्जन का है, तो जिसकी लास्ट डेट कल है, कुछ किसानों के स्लॉट बुक होने के बावजूद भी उनकी रह गई हैं खरीदी। तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि नाम से उनकी सूची आ जाए तो उनकी अपन डेट बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर ऊपर से प्रदेश स्तर से उसकी हमको डेट मिल जाती है तो फिर उनका उपार्जन फिर से किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से मूंग खरीदी, खाद की कमी, नहरों की मरम्मत एवं मूंग खरीदी का समय बढ़ाने, विद्युत आपूर्ति, लंबित राशि का भुगतान किए जाने समेत किसानों की अन्य समस्याओं पर चर्चा हुई और कृषकों ने भी खुलकर अपनी बात रखी और समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की। सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत बीएसी और सीएसी ने उच्च पद प्रभार काउंसलिंग में अवसर नहीं मिलने से नाराज होकर सामूहिक इस्तीफा जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा को सौंप दिया है। करीब 30 बीएसी और सीएसी ने सामूहिक इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि समान योग्यता वाले कर्मचारियों के बीच भेद किया जाना उचित नहीं है, खासकर तब जब सभी एक ही विभाग में सेवाएं दे रहे हों। प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे माध्यमिक शिक्षक भी अकादमिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। कल हमारी काउंसलिंग थी। हमारे बहुत माध्यमिक शिक्षक हैं, जो मूल पद हमारा माध्यमिक शिक्षक का है, और हम लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। 29 तारीख की हमारी काउंसलिंग थी, तो हम लोग 11 बजे पहुंच गए थे। और उसके बाद जैसे ही हमारा नंबर आया और ये बोला गया कि आप लोग प्रतिनियुक्ति पे कार्यरत हैं मिशन में, तो आप लोगों को नहीं लिया जा सकता है, शामिल नहीं किया जाएगा। इसके पहले भी हमारे कुछ साथियों का हो चुका था, उनको आवंटित भी कर दी गई थी शाला, परंतु फिर उसको भी उन्होंने बोला कि पूरे एमपी में ये हो रहा है और हम उसका जिनको आवंटित किया गया है उनको भी हम निरस्त कर देंगे। तो इस तरह से पूरे ये बोला गया मौखिक रूप से ही, लिखित कोई हम लोगों को पत्र नहीं दिया गया है कि हम लोग क्यों अपात्र हैं, कैसे अपात्र कर दिया, जबकि लिस्ट में हम लोग सभी का नाम है। सर, आज हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए यहाँ पे जिला शिक्षा केंद्र में डीपीसी सर के सम्मुख प्रस्तुत किया है हमने, और क्योंकि अगर यदि हम लोगों का अहित हो रहा है तो फिर ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। वर्तमान में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर उच्च पद पर प्रभार के लिए 29 तारीख को काउंसलिंग निर्धारित की गई थी, जिसमें से हम सभी लोगों का नाम था अलग अलग विषय में। परंतु सब लोगों की काउंसलिंग हुई, सब लोगों को सीट भी आवंटन किया गया, लेकिन अचानक से दोपहर 12 साढ़े 12 बजे ये मैसेज आया कि जो भी मिशन में कार्यरत हैं प्रतिनियुक्ति पर बीएसी सीएसी, उनको इस प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। हम जो वर्तमान में काम कर रहे हैं ये शिक्षा विभाग में ही काम कर रहे हैं, हम शिक्षा विभाग से बाहर नहीं हैं। बस हमारा दायरा एक स्कूल ना हो करके किसी का 15 स्कूल है, किसी का 20 स्कूल है। स्कूल के दायरे अकादमिक समन्वयक हैं, सभी एकेडमिक काम ही कर रहे हैं। एक ही विभाग में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके का ऐसा व्यवहार, और वो भी अप्रत्याशित रूप से सिर्फ मौखिक आदेश पर। वहीं जिला परियोजना समन्वयक योगेश शर्मा ने बताया कि इस मामले की सूचना उन्होंने फोन पर राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को दे दी है और जल्द ही इसके संबंध में एक पत्र उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उच्च प्रभार की काउंसलिंग चल रही है।
जिसमें हमारे सर्व शिक्षा अभियान के जो बीएससी और सीएससी हैं उनको शामिल करने के लिए सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से एक दिन पूर्व मिली थी, और जब ये काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुए थे उनको उसमें शामिल नहीं करने के मौखिक निर्देश दिए गए। तो उसी में इनमें बहुत आक्रोश है कि यदि ये प्रतिनियुक्ति पे आए हैं तो इनको उनके उच्च प्रभार से वंचित किया जा रहा है, और जो बाद में इनकी जूनियर लोगों की काउंसलिंग हो गई उसी लिस्ट में और ये मिशन के ये लोग छूट गए हैं। तो आज इनने मेरे को अभिवेदन दिया है, जिसको मैंने राज्य शिक्षा केंद्र में एएमडी मैडम को अवगत कराया है। ये लगभग 30-32 लोग हैं जो हमारे मिशन के उच्च प्रभार के लिए पात्र हैं, तो उसके लिए कार्यवाही शासन स्तर पर हम पत्र भेज रहे हैं। बहरहाल बीएससी और सीएससी के सामूहिक इस्तीफे की खबर से शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। इस तरह मिशन के कार्य से सामूहिक इस्तीफा दिए जाने से मिशन का काम प्रभावित होना तय है। देखना बाकी है कि इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र का रुख क्या रहता है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के मौके पर पुलिस कंट्रोल रूम में एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने कहा कि मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है जो हर देश में पाई जा रही है। इसके विरुद्ध समाज को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। आज की कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानव तस्करी करने वालों की पहचान की जाए और मानव तस्करी से पीड़ित लोगों की सहायता की जाए। कार्यशाला में पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। आज के दिन को इसी रूप में मनाया जाता है और इसी के लिए जो पुलिस की CAW शाखा है, जो महिला सुरक्षा शाखा है, उसने इस फंक्शन का ऑर्गेनाइज़ किया है इसको यहाँ पर आज। और इसमें हमारे साथ इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ मिशन की जो NGO है उसके सदस्य आए हुए हैं। आज की जो कार्यशाला है उसमें पुलिस को बेसिकली सेंसिटाइज करने का उद्देश्य है, साथ ही में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नए जो चेहरे देखने को मिलते हैं उसको जानना कि देखना कि किस तरह से जो अपराध है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उस पर हम सेंसिटाइज्ड होकर एक्चुअल और इफेक्टिव कार्रवाई कर सकें। कार्यशाला में विशेषज्ञों के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मानव तस्करी के मामलों की जानकारी दी और मानव तस्करी के पीड़ित लोगों की सहायता के लिए उठाए जाने वाले कदमों से भी उपस्थित लोगों को अवगत कराया। ओम प्रकाश नगर, कुदवारी, भरत नगर, अयोध्या नगर और उसके आसपास की कुछ अन्य बस्तियों में स्थायी विद्युत कनेक्शन दिए जाने की मांग पिछले 10 वर्षों से की जा रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। लिहाजा क्षेत्रीय जनों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले को लेकर क्षेत्र के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन के नाम एक पत्र सौंपकर समस्या का निराकरण करने की मांग की। उनका कहना है कि फिलहाल सभी कॉलोनी वासी टीसी कनेक्शन लेकर विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन इससे उनकी जेब ढीली हो रही है। वहीं जल भराव की समस्या भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। बिजली की व्यवस्था तो ऐसी है कि टीसी दे देते हम लोग बिल्कुल मर गए, बिल्कुल लाखों रुपये दे चुके हैं एक घर से, लेकिन टीसी कनेक्शन का स्थायी नहीं किया जा रहा। कुछ बताते भी नहीं कब करें जा तो टाल मटोली होती है। हम चाहते हैं हम लोगों को परमानेंट कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि नियम यह है टीसी का 1 साल का है, 6 माह का रहता है, एक्सटेंड लोगे तो 1 साल का है, लेकिन 10-12 साल तक खींचता चले जाए। कौन सा नियम टीसी देने का। कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं। वार्ड क्रमांक 74 जोन नंबर 15 से पिछले 12 वर्षों से 2012 से यहाँ हमारे इलाके में लाइट, रोड, नाली की अव्यवस्था बनी हुई है और इसकी शिकायत पिछले 12 वर्षों से लगातार समस्त अधिकारियों को हम लोग समस्त बस्तीवासी देते आ रहे हैं, जिसकी कि कोई सुनाई नहीं हो रही है। 3 से 4 हज़ार परिवार है। अब आप लगा सकते हैं कि कई करोड़ रुपया एमपीवी वाले वसूल लिए, लेकिन वहां पर बिजली की परमानेंट व्यवस्था बनाने में असमर्थ हैं, क्योंकि लूट मची हुई है। और अस्थायी कनेक्शन देने का मेन मकसद उनका है कि लूटो, जनता को लूटो। अब इस प्रकार से अगर आज हमारी सुनाई नहीं होती कलेक्टर साहब के यहाँ, तो हम लोग कुदवारी चौराहे पर पूरा रोड जाम करेंगे। इसके कारण को देखा जाएगा कि क्या वजह थी कि अब तक ये काम नहीं हो पाया, और मेरा प्रयास रहेगा कि ये इनके जो भी निराकरण है जल्द से जल्द कराया जाए। कौन सी समस्या आपको बताई? इसमें बिजली, पानी और सड़क की मुख्य समस्या बताई गई। कौन से क्षेत्र से आए हैं? वार्ड नंबर 74 के लोग। ओमकार नगर। वहीं मांगे पूरी न होने पर कॉलोनी वासियों ने चक्काजाम करने की चेतावनी दी है।
चौपट हो चुकी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग कांग्रेस पार्षद दल ने की है। कांग्रेस पार्षद दल ने एक पत्र निगम आयुक्त प्रीति यादव को सौंपकर मांग की है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठेका समाप्त कर नगर निगम के संसाधनों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कराया जाए, क्योंकि वर्तमान में नगर निगम द्वारा ही अधिकांश संसाधन ठेकेदार कंपनी को मुहैया कराए जा रहे हैं, जो ठेके की शर्तों का न केवल उल्लंघन है बल्कि भ्रष्टाचार की आशंकाओं को भी जन्म दे रहा है। अधिकारियों को इस बात की पूरी जानकारी है कि ठेकेदार कंपनी ने ठेका सबलेट कर दिया है, जो नहीं किया जाना चाहिए था। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ठेकेदार कंपनी से दोस्ती निभा रहे हैं, लिहाजा दोषी कर्मचारियों अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। आज हमारा कांग्रेस पार्षद दल कमिश्नर महोदय मैडम से मिला। मुख्य मांग यही थी कि शहर में डोर टू डोर की जो व्यवस्था है पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। 1 माह हो गया है, 30% घरों में भी शहर के ढंग से डोर टू डोर की गाड़ी नहीं पहुंचती है। अगर ठेकेदार 60% घरों में कचरा उठाता था शहर में, तो नगर निगम उससे आधे भी कचरा नहीं उठा पा रहा है हर घरों से। वर्तमान में बारिश देखिए आप कितनी, 1 हफ्ते से लगातार बारिश होती जा रही है। जरा सी बारिश में ही कचरा सड़ान मारता है। लोगों को बीमारी का घर, एक घर में हर 2 घर में एक बीमार व्यक्ति मिल रहा है, डेंगू चिकनगुनिया हो रहा है। दवाई का आप अलग कहीं छिड़काव नहीं करा रहे हैं। हम लोगों ने मांग करी है कि नियमित कचरा उठे, ऐसी व्यवस्था करें, संसाधन पूरे रखें, आप मैन पावर बढ़ाए जाएं, क्योंकि जब तक नगर निगम साधन संसाधनों को नहीं बढ़ाएगा, ठेकेदार से अच्छी व्यवस्था जो नगर निगम चाहता है नगर शहर के नागरिकों को नहीं मिलेगी। अगर 24 से 48 घंटे के अंदर ये व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पटरी पर नहीं लाया जाता है तो हम कांग्रेस पार्षद दल सड़क में पुनः उतरेगा डोर टू डोर के विषय में। कांग्रेस पार्षद दल ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो टिब्रा आंदोलन किया जाएगा। आधारताल के रामनगर में रिटायर्ड एएसपी विनोद सिंह की सोने की चैन लूटकर भागे लुटेरों का अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि लुटेरे किस दिशा में फरार हुए हैं उसका पता लगाया जा सके। पुलिस को घटना स्थल के आसपास लगे कैमरों से लुटेरों के फुटेज मिले हैं, जिसमें लुटेरों का चेहरा साफ नजर आ रहा है। एएसपी सोनाली दुबे का कहना है कि लुटेरों ने रैकी करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। जल्द ही पुलिस लुटेरों का सुराग हासिल करने और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। हमारी पुलिस के रिटायर्ड एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर हैं मिस्टर सिंह, उनके साथ ये घटना हुई है, रामपुर कॉलोनी की है। इसमें जो घटना का वारदात का जो तरीका समझ में आया है, ये बच्चे जिन्होंने ये घटना कारित किया था वो बतौर रैकी 5-6 बार और भी उन्हें नोटिस किया था, परंतु चूँकि सिर्फ नोटिस करने के आधार पर कोई किसी से पूछताछ नहीं करता, उन्होंने नहीं पूछा था। और घटना दिनांक को ये दोनों व्यक्ति जब वो अपने बरामदे में टहल रहे थे उनसे एड्रेस पूछने के बहाने आए थे, और चूँकि उन्होंने गले में जो चेन पहनी हुई थी वो विजिबली दिख रही थी, तो जब वो बताने गए गेट के पास उन्हें घटना के बारे में, तो वो उनकी चेन स्नैच करके भागे हैं। इस घटना में पुलिस जो है वो तत्परता से इन्वेस्टिगेशन में लगी है। उनके सीसीटीवी फुटेज में कैमरा में चेहरे बहुत स्पष्ट हुए हैं, तो हम बहुत ही जल्दी उन लोगों को राउंड अप करेंगे और कार्रवाई की जाएगी इसमें। गौरतलब है कि सोमवार की सुबह आधारताल रामनगर में 2 लुटेरों ने पता पूछने के बहाने एक रिटायर्ड एएसपी विनोद सिंह के गले की सोने की चैन लूट ली थी। इस घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों के चेहरे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। पुलिस ने लुटेरों की फोटो भी जारी की है और अब उनकी पतासाजी की जा रही है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत बीती रात देवेंद्र छात्रावास के एक छात्र को 2 अज्ञात बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट लिया। लुटेरे छात्र की बाइक, मोबाइल और 2500 रुपए लूट कर भाग खड़े हुए। ये घटना देर रात प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर बस स्टॉप के पास हुई। घटना के बाद छात्र सिविल लाइन थाने पहुंचा और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि देवेंद्र छात्रावास में रहने वाला अरुण बाथरे नामक एक छात्र देर रात मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर बस स्टॉप पर शराब पी रहा था। तभी पास ही खड़े 2 बदमाशों ने उससे पहले लाइटर मांगा और फिर उसके साथ चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की शिकायत छात्र ने सिविल लाइन थाने में की है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अरुण बाथरे नाम का एक छात्र है जो कि देवेन छात्रावास में रहता है, सोशियोलॉजी का छात्र है वो। रात करीब 12:30 पौने 1 बजे वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 में जो बस स्टैंड है जहाँ अंधेरा भी रहता है वहाँ बैठकर ये शराब पी रहे थे। वहीं पास में 2 लड़के थे,
वो इनके पास आए और लाइटर मांगा इनने। अब लाइटर लेने की बात को लेके उसे पकड़ लिया और दूसरे लड़के ने उसकी जेब से उसके वाहन की चाबी, टू व्हीलर थी उसके पास, उसके वाहन की चाबी, पर्स जिसमें करीब 2 से 2,500 रुपये थे वो, और उनका मोबाइल लेके फिर उसे चाकू का डर दिखाते हुए वहाँ से ये सामान लेके अपनी गाड़ी से और उसकी भी गाड़ी लेके भाग गए। अरुण थाना सिविल लाइन आया तो उसकी रिपोर्ट पर से धारा 309 BNSS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतासाजी कर रही है। महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस परिसर में बने रैन बसेरा में आश्रय पाकर रह रही एक मनोरोगी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार को सुबह घटित हुई। महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को मोक्ष मानव सेवा संस्था के सदस्यों और पदाधिकारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक का नाम विक्रम राजपूत है और वह गढ़ा इलाके का रहने वाला है। गढ़ा पुलिस ने आरोपी युवक के विरुद्ध BNS की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मानव मोक्ष सेवा संस्था के पदाधिकारी आशीष ठाकुर ने बताया कि पीड़ित महिला मनोरोगी होने के साथ ही चलने में भी असमर्थ है। और जब हम मौके पर जाते हैं तो पता चलता है कि एक व्यक्ति, एक घिसटती हुई महिला को उसको एक व्यक्ति उठाकर ले जाता है और मेडिकल कैंपस में एक दवा की दुकान है, उसके पीछे ले जाकर उससे कुकृत्य करता है, जिसको वहाँ पे बैठा हुआ एक व्यक्ति देखता है और हमको सूचित करता है। जब हम मौके पे पहुँचते हैं और पाते हैं कि घटना सही है और वो इस बात को कबूलता भी है, तो उसको लाके हमने थाने में सूचित किया और इसको आरोपी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है और अब हम उसमें जाँच के साथ कार्रवाई चाहते हैं। मेडिकल कैंपस में रैन बसेरा है जिसका संचालन आशीष ठाकुर के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला कुछ दिनों से रह रही थी, जिसके साथ विक्रम राजपूत जो गढ़ा क्षेत्र का निवासी है, उसने उसके साथ गलत किया। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नई धाराओं अंतर्गत 64 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा रहा है। इस घटना ने मेडिकल अस्पताल परिसर के सुरक्षा इंतजामों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गढ़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।